हेलो ड्यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्यू वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ट्रस्टेड स्टूडेंट कम्युनिटी। आज हम कवर करेंगे G5 कोर्स का यूनिट 1 ओवरव्यू और लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी विद इन सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशंस। ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने का एक शानदार तरीका भी है। और हाँ, अगर आपको क्रिस्प सिलेबस स्पेसिफिक और इजी टू रिवाइज नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का लिटरेचर और कल्चर हमारी हिस्ट्री, जियोग्राफी और लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी का एक ट्रू रिफ्लेक्शन है। लेकिन इंडियन लिटरेचर की ब्यूटी समझने के लिए हमें सबसे पहले लिंग्विस्टिक फैमिलीज को और उसके हिस्टोरिकल लेयर्स को समझना होगा। इंडिया की 4 मेजर लिंग्विस्टिक फैमिली हैं। इंडो आर्यन, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी जैसे लैंग्वेज आते हैं। द्रविडियन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारे लैंग्वेज आते हैं। तीसरी भी हमारी फैमिली है ऑस्ट्रो एसिएटिक, संतली और मुंदरी जैसे ट्राइबल लैंग्वेज इस कैटेगरी में आते हैं। चौथा है तिब्बतो बर्मन, बोडो, मेती और नॉर्थ ईस्ट की दूसरी सारी लैंग्वेज इस कैटेगरी में आती हैं। इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ लिटरेचर ने कैसे प्रोग्रेस किया? हर लिंग्विस्टिक फैमिली अपना एक यूनिक लिटरेचर ले आई। जैसे तमिल लिटरेचर संगम पीरियड के टाइम से डेवलप हो रही है, जबकि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के टेक्स्ट जैसे कि संस्कृत और बाद में प्राकृत में लिखे गए हैं। हर लैंग्वेज के अंदर अपनी एक लिटरेसी आइडेंटिटी है जो शेयर इंडियन कल्चर के साथ अलाइन करती है। थोड़ा आप समझते हैं हम हिस्टोरिकल लेयर्स को कि किस तरह से लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज इवॉल्व होती हैं। सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत को क्लासिकल इंडियन लिटरेचर का फाउंडेशन माना जाता है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण जैसे टेक्स्ट हैं जो हमें एंशिएंट और क्लासिकल लिटरेचर के बारे में बताते हैं। पोएट्स लाइक कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे प्ले ने क्लासिक ड्रामा और पोएट्री को रीडिफाइन किया है। तमिल संगम लिटरेचर, तमिल संगम टेक्स्ट जैसे कि इत्तू थोलकई, पट्टू पट्टू लव और वार के थीम को एक्सप्लोर करते हैं। संगम पोएट्री एक बैलेंस दिखाती है कि कैसे एक इंडिविजुअल के इमोशन और लार्जर सोसाइटी के इमोशन में बैलेंस होता है। पाली और प्राकृत लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन की टेक्स्ट जैसे कि जटाका टेल्स और जैन अगमस एथिकल और फिलोसफिकल इशू पर फोकस करते हैं। ये हिस्टोरिकल लेयर सिर्फ इंडियन लिटरेचर के डेवलपमेंट की स्टोरी नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेडनेस कल्चर का नैरेटिव है जो आज भी रिलेवेंट है। लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी इन सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन, बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। ये दोनों मूवमेंट सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है बल्कि लिटरेसी और कल्चरल रिवॉल्यूशन का भी एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे सूफी ट्रेडिशन के बारे में। सूफी ट्रेडिशन का कोर था डिवाइन लव और इंक्लूसिविटी। डिवाइन लव एक इंटेंस पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड जो लवर और विलव्ड मेटाफर के जरिए एक्सप्रेस किया जाता था। यूनिटी ऑफ बीइंग, वाहदत अल वजूद, गॉड और उसके क्रिएशन के बीच एक वननेस का कॉन्सेप्ट, मतलब कि हम और गॉड एक ही है। इंक्लूसिविटी, सूफी पोएट ने अपनी पोएट्री और म्यूजिक के जरिए कास्ट और रिलीजियस बाउंड्री को ब्लर करने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सूफी पोएट्स के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो उनके पोएम हैं, उनके स्टोरीज है, उसकी मदद से सारी चीज़ों को करने की कोशिश की, कैसे उन्होंने सूफी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सबसे पहले जो हमारे सूफी पोएट हैं वो हैं आमिर खुसरो, जिसको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। इन्होंने पर्शियन, हिंदी जिसे हम कहते हैं, और अरेबिक जैसे लैंग्वेजेस में अपने जो पोएम हैं, शायरी हैं, गज़ल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, ये एक हिंदवी गज़ल है जो इंडियन और पर्शियन पोएटिक ट्रेडिशन का ब्लेंड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंदी और पर्शियन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है, तो एक हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से दो लैंग्वेज उस समय पे मिक्स हुई, ब्लेंड हुई। दूसरे हमारे पोएट हैं बुल्ले शाह। इनके बारे में तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे इनकी जो म्यूजिक है वो आज भी लोग सुनते हैं। एक पंजाबी सूफी पोएट थे बुल्ले
उल्लाह की जान में कौन, एक पोएम जो सेल्फ आइडेंटिटी और डिवाइन लव को एक्सप्लोर करती है। उन्होंने इस पोएम में बताया है कि किस तरीके से सेल्फ आइडेंटिटी और डिवाइन लव के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है इन्होंने। शाह अब्दुल लतीफ़ तैयब, सिंधी पोएट जिन्होंने फोल्कलोर और माइस्टिज्म का फ्यूज़न किया। ये काफ़ी सारे मतलब कि फोल्कलोर स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। ये तो कुछ ही नाम है, ऐसे बहुत सारे सूफी पोएट हैं जिन्होंने अपने लिटरेचर से बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया। ये तो था सूफी मूवमेंट। अब हम बात करते हैं भक्ति ट्रेडिशन के बारे में। भक्ति ट्रेडिशन का फोकस था डिवोशन और इंक्लूसिविटी। पर्सनल डिवोशन यानी कि भक्ति, और ऑर्थोडॉक्सी का रिजेक्शन यानी कि हम अपने पर्सनल डिवोशन की बात भी करते हैं और उसके साथ साथ ऑर्थोडॉक्सी जो सोच है उसको भी ये लोग रिजेक्ट करते हैं। साथ ही इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया ताकि कॉमन लोगों तक ये स्पिरिचुअलिटी को पहुंचा सकें। अब कुछ हम पोएट्स की बात करते हैं जिन्होंने भक्ति ट्रेडिशन में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है। सबसे पहले कबीर, इन्होंने हिंदी और अवधी में लिखकर काफ़ी सारे अपने जो इनके पोएम हैं, लिटरेचर है, उसको दिया। मोको कहाँ ढूंढने रे बंदे, एक दोहा जो गॉड की ओमनी प्रेजेंस को दिखाता है। मीराबाई, कृष्णा के लिए अपने डिवोशन के लिए फेमस है मीराबाई, इनका नाम तो काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा। तुलसीदास, रामचरितमानस के राइटर जो अवधी में लिखा गया है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में भी डिवोशनल लिटरेचर। तो ये कुछ पोएट थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। उस समय अपने लिटरेचर, अपने राइटिंग से लोगों को गॉड के बारे में, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। अब थोड़ा सा हम इनमें कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा भक्ति मूवमेंट है या सूफी मूवमेंट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉमन हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अब जो हमारा सूफी मूवमेंट था वो किस पे बात करता था, लव और यूनिटी विद गॉड। लेकिन जो हमारा भक्ति ट्रेडिशन था वो था कि भक्ति यानी कि इंटेंस डिवोशन टू द पर्सनल डीटी। अब यहाँ पे जो हमारा सूफी मूवमेंट है उस पे जो हमारे इमेजरी यूज़ होते थे, वाइन, इंटॉक्सिफिकेशन, बिलव्ड, ये सब थे। वहीं पे अब जो हमारा भक्ति ट्रेडिशन है वहाँ पे जो इमेजरी यूज़ होते थे, फ्रेंड, लवर, चाइल्ड, स्पाउस, जो कि एक गॉड को मेटाफर की तरह यूज़ होते थे गॉड के लिए। यहाँ पे जो मीडियम था वो दोनों का करीब करीब सिमिलर था। पोइट्री हमारे भक्ति ट्रेडिशन में भी यूज़ होती थी और सूफी में भी। और म्यूजिक के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा सूफी ट्रेडिशन था वहाँ पे हम उसको कव्वाली के रूप में देखते थे, और अगर हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पे हमें भजन और कीर्तन के तौर पे भी देखने को मिलता था। अगर दोनों ट्रेडिशन के लैंग्वेजेस की बात करें तो सूफी ट्रेडिशन हमारा पर्शियन, उर्दू, पंजाबी, सिंधी ऐसे लैंग्वेजेस के साथ चल रहा था। वहीं पे भक्ति ट्रेडिशन हमारा हिंदी, कन्नड़ा, बंगाल, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस के साथ चल रहा था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो हमारा सूफी ट्रेडिशन था वो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को क्वेश्चन कर रहा था, यानी कि जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स थे उनको क्वेश्चन करता था, उनका रिजेक्शन करता था। वहीं पे जो हमारी भक्ति ट्रेडिशन थी वो कास्ट और ब्राह्मणिकल हेरेमनी को क्रिटिसाइज़ करती थी। जो कास्ट था और जो ब्राह्मणिज्म था, इन सारी चीज़ों को वो क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके अगेंस्ट रहते थे। तो ये था भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बीच का कंपैरिजन। दोस्तों, ये यूनिट 1 का एक डिटेल ब्रेकडाउन था इंडियन डाइवर्सिटीज़ और सूफी भक्ति ट्रेडिशन के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको भी इन डेप्थ और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ड्यू वाले की स्टडी मटेरियल के नोट्स ज़रूर चेकआउट करें। हमारे नोट्स को स्पेशली ड्यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है और ये हर स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है। और इस लेक्चर में जो क्लास नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएंगे, तो चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी ये कोर्स है, और ड्यू वाले को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।